चलिए दोस्तों बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन नाम से स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। मानव प्राचीन काल से ही या आदिम काल से पशुपालन की क्रिया करता आ रहा है। मानव ने सर्वप्रथम अपनी मदद व सुरक्षा के लिए पशुओं को पालतू बनाया और उसने सर्वप्रथम जिसे पालतू बनाया वह पशु था कुत्ता। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को पालतू बनाने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी पद्धतियों में परिवर्तन किया और इस आधार पर वर्तमान में पशुपालन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला प्रकार जो है वो है चलवासी पशुचारण। नाम देखिए, चलवासी अर्थात जो एक स्थान पर नहीं रहते हों, समय समय पर स्थान बदलते रहते हों, स्थानांतरण करते रहते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार का जो पशुचारण है या पशुपालन है वो चलवासी पशुचारण कहलाता है। परिभाषा देखिए, इस प्रकार के पशुचारण में लोग अपने पशुओं के चारे के इंतजाम की खातिर एक से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात स्थान बदलते रहते हैं। और ये जो स्थान है ये मुख्य रूप से मौसम हेतु परिवर्तित होता है। किसके लिए परिवर्तित होता है? मौसम के लिए। गर्मियों के दिनों में ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं और सर्दियों के दिनों में ये लोग मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रवास है उसे हम ऋतु प्रवास क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं, अर्थात ऋतु के अनुसार प्रवास करना। अगला देखिए, नंबर 2 जो है, नंबर दूसरे पर बात आती है वाणिज्यिक पशुचारण। शब्द है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापार करना। वाणिज्यिक का अर्थ क्या होता है? व्यापार करना। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यह जो पशुचारण का प्रकार है यह व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। व्यापार के उद्देश्य से किया जाने वाला पशुचारण क्या कहलाता है? वाणिज्यिक पशुचारण कहलाता है। ये देखिए, परिभाषा में भी स्पष्ट है कि यह पशुचारण एक व्यावसायिक रूप का है। इसका उद्देश्य दूध की प्राप्ति, चमड़े की प्राप्ति, मांस की प्राप्ति आदि, ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस परिभाषा को देखकर ये हो जाता है कि ये तो चलवासी पशुचारण में भी था कि दूध की प्राप्ति पशुओं से होती थी, चमड़े की प्राप्ति पशुओं से होती थी और मांस की प्राप्ति भी पशुओं से होती थी। फिर क्या अंतर है? तो यहाँ जो अंतर है, हमने ऊपर बात की व्यावसायिक रूप है, अर्थात इसमें जो दूध, चमड़ा और मांस पशुओं से प्राप्त होता है उसे बाज़ारों में बेचा जाता है जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। इस प्रकार के पशुचारण में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब आगे बात करते हैं हम चलवासी पशुचारण व वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर। अब क्या अंतर है? वैसे तो नाम से स्पष्ट हो जाता है कि एक स्थानांतरित प्रकार का, इसका मतलब पिछड़े हुए लोगों का पशुपालन है, और वाणिज्यिक अर्थात व्यापार का, और व्यापार नए लोगों का, आधुनिक लोगों का रूप है, इसलिए ये आधुनिक लोगों का है। फिर भी देखिए अपन अंतरों की बात करते हैं। पहला अंतर, चलवासी पशुचारण दुनिया के पुराने हिस्सों तक सीमित है, अर्थात प्राचीन विश्व में। प्राचीन विश्व का तात्पर्य जो पिछड़े हुए देश हैं, जो आज भी आदिमकालीन युग में जीवन यापन कर रहे हैं या अविकसित हैं, जहाँ पर उद्योग विकसित नहीं हुए हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन जो है वो नई दुनिया से तात्पर्य है विकसित देश, जिनकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित है, जहाँ पर पूंजी की कोई कमी नहीं है, अनेकों प्रकार के उद्योग विकसित हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो उच्च कोटि के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये पशुपालन किया जाता है। दूसरा अंतर, इसमें हम बात करते हैं कौन से क्षेत्र हैं। देखिए, पुरानी दुनिया की बात की तो पुरानी दुनिया में पिछड़े हुए क्षेत्र आते हैं, और यहाँ देखिए कि मुख्य क्षेत्र सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी व मध्य एशिया, यूरेशिया में टुंड्रा व दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा मालागासी का पश्चिमी भाग। और ये क्षेत्र आप मानचित्र में जाकर देखेंगे, औद्योगिक मानचित्र में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्षेत्र क्या हैं? पिछड़े हुए हैं, अविकसित क्षेत्र हैं। और वाणिज्यिक पशुपालन में बात करें तो देखिए, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, मध्य अमेरिका के लागोस, दक्षिण अमेरिका के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स
और न्यूजीलैंड के घास के मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और मैप में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये अत्यधिक विकसित हैं, अर्थात वाणिज्यिक पशुपालन जो है वो विश्व के विकसित क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा अंतर, जलवासी पशुचारक जो होते हैं वो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, चारे, पानी आदि की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते रहते हैं। ये हमने पीछे भी बात की थी कि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। गर्मियों के दिनों में ये पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जो है वो घास की कमी हो जाती है, इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। और सर्दियों के दिनों में मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक सर्दी पड़ने लग जाती है, ऊंचाई के साथ सर्दी बढ़ती है, इसलिए वे लोग सर्दियों के दिनों में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन में यह पशुपालन एक निश्चित बाड़े में किया जाता है और बाड़े का आकार जो है वो पशुओं की संख्या को भी निर्धारित करता है कि बाड़े का आकार जितना बड़ा होगा उसी के आधार पर पशु रखे जाएंगे। और वाणिज्यिक पशुपालन के जो बाड़े हैं उनको रेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंच। और इन बाड़ों में अत्याधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है पशुओं के लिए, जैसे पंखे, कूलर की व्यवस्था, दूध निकालने के लिए अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्था, पोषक चारे की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं सब इनके बाड़े में उपलब्ध होती है। चौथा अंतर, जलवासी पशुचारण, इसमें नवीनतम विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह परंपरागत विधियों पर ही आधारित है और वर्तमान में इसका क्षेत्र भी क्या हो गया है? सीमित हो गया है। और वाणिज्यिक पशुपालन चूँकि ये है ही नई दुनिया का, इसका मतलब इसकी जो पद्धतियां हैं वो कैसी हैं? आधुनिक हैं। इसमें लगातार समय के साथ विकास होता जा रहा है, धीरे धीरे ये विकसित होता जा रहा है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। क्योंकि आज का युग जो है वो व्यवसाय का युग है, धन का युग है, अर्थ का युग है। और अर्थ के युग में केवल जीवन निर्वहन से काम नहीं चलता, इसलिए जलवासी पशुचारण को छोड़कर विश्व के विभिन्न क्षेत्र वाणिज्यिक पशुचारण की ओर आवृत हो रहे हैं। अगले अंतरों की बात करते हैं तो पांचवा अंतर है कि जलवासी पशुचारक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, अर्थात इसमें न तो पशुओं की संख्या निश्चित होती है न पशुओं के नस्ल निश्चित होते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होता है कि उसमें एक क्षेत्र में, एक बाड़े में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है और अच्छी नस्ल के पशुओं को पाला जाता है और उनकी संख्या भी क्या होती है? निश्चित होती है। छठा अंतर कि जलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर यात्रा के दौरान कोई पशु बीमार हो जाता है तो वे उसे पीछे ही छोड़कर मरने हेतु छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में जैसे ही पशु बीमार होता है तो उसे उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार वाणिज्यिक पशुपालन में जब पशु बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए तुरंत उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, अर्थात इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक पद्धति से की जाती है। सातवां अंतर, जलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह की आर्थिक पद्धति है। इसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है, अर्थात केवल निम्न स्तरीय जीवन निर्वहन कैसे कर लिया जाए उतना ही ध्यान इस प्रकार के पशुचारण में रखा जाता है। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में हमने पीछे ही बात की थी कि ये व्यापार के उद्देश्य से है और व्यापार के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें दूध, मांस, चमड़ा, ऊन, गोबर आदि सभी का व्यापारिक उपयोग किया जाता है, सबको बेचकर धन की प्राप्ति की जाती है। आठवां और अंतिम अंतर कि जलवासी पशुचारण में जो पशु होते हैं वो पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इनके लिए अलग से कोई घास की व्यवस्था नहीं की जाती है, इनको खुले मैदानों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जाओ चर लो, सूखी है या हरी है जो तुम्हारी किस्मत में वैसी मिल जाएगी, चर लो, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वाणिज्यिक पशुचारण में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि
पशुओं को जितना पौष्टिक आहार मिलेगा उतना ही ज़्यादा उनमें दूध व मांस तथा उतनी ही उच्च क्वालिटी का उनका चमड़ा होगा। इसलिए वाणिज्यिक पशुपालन में उनके भोजन पर विशेष ध्यान रखा जाता है और विशेष प्रकार की घासों का उत्पादन किया जाता है तथा इसमें प्राकृतिक घास की कमी होने पर चारे की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं पशुपालन के क्षेत्र। विश्व के पशुपालन के क्षेत्रों को वितरण के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंध का मतलब है भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसमें 5-5 उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ छोड़ दीजिए डिग्री, 0 से 5 डिग्री दोनों तरफ छोड़ दीजिए, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ जाता है। उसके अलावा सारा का सारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और इसके जो मैदान हैं सवाना, लानोस, कंपास व पार्कलैंड, ये प्रमुख पशुचारण के क्षेत्र हैं। दूसरा स्थान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंध जो है वो कर्क व मकर रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर 60 डिग्री के बीच का जो भाग है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और उसमें स्थित जो घास के मैदान हैं उनमें ये प्रमुखता से किया जाता है, जिसमें प्रेरी है, डाउन्स हैं। ये जो प्रमुख मैदान हैं इनमें ये पशुपालन किया जाता है। और मुख्यतः ये जो क्षेत्र है ये महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, यूरोप के पश्चिमी भाग में, अमेरिका के पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भागों में ये पाए जाते हैं। तीसरा क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे कि थार का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और अरब का मरुस्थल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऊँट, घोड़े व बकरी का पालन किया जाता है। अरब के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और अरब मरुस्थलीय क्षेत्र हैं तो वहाँ मुख्य रूप से घोड़ों का पालन किया जाता है। सारा मरुस्थल व थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से ऊँट पालन किया जाता है। क्या पालन किया जाता है? ऊँट। तथा यहाँ पर बकरी भी रखी जाती है और बकरी को रेगिस्तान का रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, क्योंकि बकरी का दूध निकाल कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी इच्छा हो उसका दूध निकाल लिया जाता है, इसलिए उसके दूध को संग्रहित करके रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसे रेगिस्तान का रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो तीसरा क्षेत्र कौन सा हो गया? मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा क्षेत्र पर्वतीय। ये पशुचारण के क्षेत्र से बड़े समृद्ध क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है, वनस्पतियाँ उपलब्ध होती है, इसलिए उनके लिए उपयुक्त अनुकूल दशाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसलिए इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से याक, रेंडियर व भेड़ को पाला जाता है। ये चारण क्षेत्र पेड़ पौधों और ऐसे चारे से समृद्ध है जो पशुओं के लिए उच्चतम है। तो ये 4 क्षेत्र थे पशुपालन के। अब आगे बात करते हैं पशुपालन के क्षेत्र के मैप के अनुसार। पीछे हमने नाम पढ़े थे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ हम एक बार मैप से समझ लेते हैं। तो ये कि आपके सामने पशुपालन के क्षेत्र का चलवासी पशुचारण का मैप आया है। इसमें देखिए जो डार्क ब्लैक रंग में रंगा हुआ है वो क्षेत्र चलवासी पशुचारण का है। इसमें देखिए उत्तरी अफ्रीका है, अरब का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है और उत्तरी एशिया, यूरोप व कनाडा का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। और इन क्षेत्रों में आप देखेंगे जनजातियों का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व की अधिकांश जनजातियां इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती हैं और ये क्षेत्र दुनिया के पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। आगे देखिए वाणिज्यिक पशुचारण। इसमें देखिए जहाँ जहाँ आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है वो क्षेत्र विश्व के विकसित क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं वो विश्व के विकसित क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब आगे देखिए भारत में पशुधन की कैसी स्थिति है। तो भारत में पशुधन बड़ा ही समृद्ध पाया जाता है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ की जो पशुपालन की पद्धति है वो बड़ी निम्न स्तर की है। हम अभी तक उच्च कोटि का पशुपालन नहीं कर पाए।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग लगभग 60% हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। और भारत में जो कृषि की जाती है वो लगभग मिश्रित प्रकार की कृषि है, क्योंकि प्रत्येक कृषि में पशुपालन भी साथ साथ में किया जाता है। कि सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 28 से 30% हिस्सा है। तो बहुत बड़ा हिस्सा है कृषि में पशुपालन का, जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका सर्वाधिक योगदान है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गाय, 55% भैंसें और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से व 43% गायों से व मात्र 3% बकरियों से प्राप्त होता है। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है और इस स्थान के लिए भारत व ब्राज़ील में लगातार टक्कर होती रहती है। कभी ब्राज़ील 1 नंबर पर आ जाता है तो कभी भारत 1 नंबर पर आ जाता है। वर्तमान में भारत 121.8 मिलियन टन 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है, जो कि एक मिसाल है अपने आप में। और भारत में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण का तरीका, उनके स्वास्थ्य व आवास का प्रबंधन कैसा है इत्यादि में किए गए अनुसंधान एवं उसके प्रचार प्रसार का परिणाम है। लेकिन आज भी हम विकसित देशों से इस मामले में पिछड़े हुए हैं। आज भले ही हम दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे आ गए, लेकिन जब प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की बात आती है तो हम आज भी दुनिया के विकसित देशों से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ की जो देसी गायें हैं वो मैक्सिमम 5 से 6 किलो दूध देती हैं, जबकि जो हंगस्टन गायें हैं, अमेरिकन गायें जिन्हें कहते हैं हम, वो एक समय में 15 से 20 लीटर तक दूध दे देती हैं। तो दुग्ध उत्पादन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इस दिशा में अभी हमारे यहाँ पर सुधार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ के छोटे भूमिहीन और सीमांत किसान जो हैं वो भारत के पशुपालन का एक बहुत बड़ा भाग रखते हैं, अर्थात लगभग 80% तक का जो पशुपालन का हिस्सा है वो इन्हीं लोगों के पास है। और इन लोगों के पास न अधिक पूंजी है, न इनके पास बड़े खेत हैं, इसलिए इनके द्वारा जो पशुपालन किया जाता है वो बड़े ही निम्न स्तर का होता है। ये ज़्यादातर छोटे पशुओं से भेड़ बकरियों, सूकर व मुर्गी पालन से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और गरीबी निपटाने की कोशिश करते हैं। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा और मुर्गी अर्थात कुक्कुट पालन में हम 7वें स्थान पर हैं। कम खर्चे में, कम स्थान एवं कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का, यह प्रश्न आसानी से बन सकता है कि ज़्यादा मुनाफा किन से मिलता है इन्हें, तो छोटे पशुओं का अहम योगदान है भारत में। अगर इनसे संबंधित उपलब्ध नवीनतम तकनीकों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो निस्संदेह ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे पशुओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम नवीनतम तकनीकों का उपयोग करें और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का प्रयास करें, तो हम निस्संदेह इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70% आबादी कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का 30% जो होता है, इसमें 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80%, अभी मैंने पीछे बताया था आपसे कि इनके पास कुल पशुधन का 80% भाग है। और स्पष्ट है कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है। ये लोग पिछड़े हुए हैं, इनके पास न धन है, न संपत्ति है, न खेत हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन पशुधन है इनके पास। स्पष्ट है कि भारत में लगभग 19.91 करोड़ गाय,
10.53 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 7.61 करोड़ भेड़, 1.11 करोड़ सूकर अर्थात सुअर, 68.88 करोड़ मुर्गी का पालन किया जाता है। भारत 121.8 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर दुनिया में पहले स्थान पर है और 53,200 करोड़ अंडों के उत्पादन के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर तथा मांस के उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में जहां हम मात्र 1-2% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं, वहीं पशुपालन से यह वृद्धि 4 से 5% है। अर्थात कृषि से ज़्यादा संभावनाएं जो है विकास की, वो किसमें है? पशुपालन में, क्योंकि इसमें 4 से 5% वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं हम, इसलिए हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। इससे हमारा सामाजिक स्तर और ऊंचा जाएगा, हमारा आर्थिक स्तर भी और ऊंचा जाएगा। अंत में बात करते हैं हम भारत का विश्व में पशुपालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। भारत में बहुत सारी विविधताएं, कहा जाता है हमारे यहाँ विविधताओं पूर्ण संस्कृति पाई जाती है और हमारे भौतिक स्वरूप में भी अत्यधिक विविधता देखने के लिए मिलती है। इसके विविधतापूर्ण भौतिक और जलवायु दशाओं एवं वनस्पति के कारण भारत के पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में पशुधन पाया जाता है। देखिए, भैंसों के पालन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, गाय व बकरी के संदर्भ में हम दूसरे स्थान पर हैं, भेड़ों में हम तीसरे स्थान पर हैं, तब मुर्गी पालन में हम 7वें स्थान पर हैं। तो ये हमारा पूरा पशुपालन का टॉपिक था, जिसमें हमने पशुपालन के प्रकार, भारत में पशुधन की स्थिति और विकास की संभावनाओं के बारे में बात की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपकी कितनी मदद कर पा रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे और सुधार कर सकूं। आपका सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत।